अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भलीकार मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आज हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन। बदकिस्मती देखिए, ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 25 मिनट की वीडियो तीसरी बार मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ी है, सिर्फ इसी वजह से पता नहीं क्यों ये मोबाइल में वीडियो सेव नहीं हुई और अब ये तीसरी बार है। खुदा करे ये सेव हो जाए। तो आज हम जो है इंफ्रारेड रेडिएशन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इनकी प्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट इनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले इंफ्रारेड रेडिएशन, इनको इंफ्रारेड भी कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं, इंफ्रारेड रेज भी कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में IR रेज भी कहा जाता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ आपको मैं इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में कि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इनको डिस्कवरी से पहले ही अपना नाम मिल चुका था, इंफ्रारेड। असल में हुआ यूँ था कि एक साइंटिस्ट लाइट के मुख्तलिफ कलर्स जैसे कि रेड, येलो, ब्लू और ऑरेंज, इन कलर्स और इन कलर्स के टेम्परेचर की रिलेशन पे स्टडी कर रहा था। ये जो कलर्स हैं लाइट के और इन कलर्स का जो टेम्परेचर है, हर कलर का अपना टेम्परेचर होता है, तो उनकी स्टडी कर रहा था। तो इस रेड कलर के साइड पे इसको टेम्परेचर कुछ अलग मिला, रेड कलर की साइड पे टेम्परेचर कुछ अलग मिला। तो इसने ये अंदाज़ा लगाया कि इस रेड कलर की साइड पे एक और रेडिएशन भी है, एक और ऐसी चीज़ है लाइट से मिलती जुलती जो हमें नज़र में नहीं आ रही, और इसको उसने नाम दे दिया इंफ्रारेड का, यानी रेड से नीचे। इंफ्रा यानी इंफ्रा मीन्स बीनीथ, नीचे, यानी रेड कलर के नीचे। इंफ्रारेड की मीनिंग यही होती है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पे आते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक, और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक। तो एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कहेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है। हमेशा इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो 400 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होगी और फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होगी। अगर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से ऊपर है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं होगी, और अगर 1 मिलीमीटर से ऊपर है फिर भी ये जो है क्या इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। और इनकी फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है। आपको पता है जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं टोटल 7 हैं। इन 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हम डिफरेंस करते हैं वो इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बुनियाद पे कहते हैं। जितनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंफ्रारेड की है, तो माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो इनसे जो है कम होगी या ज़्यादा होगी, मतलब इस वेव जितनी नहीं होगी। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डिफरेंस है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, बाकी तो हर चीज़ सेम है। वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है वेव्स, और ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है। फ़र्क सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन है इंफ्रारेड रेडिएशन की, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक हो, और जो वेवलेंथ की रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक हो। उसके बाद आते हैं प्रोडक्शन पे, आखिर ये वेव्स कैसे बनती है। तो ये वेव्स बन रही होती हैं नेचुरली, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही होती हैं। क्यों निकल रही होती हैं? थर्मल एजिटेशन की वजह से। असल में ये जितनी भी चीज़ें, जितना भी हमारे आसपास मैटर है, ये पेन मैटर है, मैटर, ये हर चीज़ मैटर है। तो ये मैटर जो है एटम और मॉलिक्यूल का बना होता है, और ये एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होती है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होती है नेगेटिव चार्ज, ये तो सबको पता है। असल में ये एटम्स और मॉलिक्यूल मैटर के अंदर मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं। भले ही ये मैटर, ये पेन, ये मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहे हो, इसमें कोई किसी भी किस्म की हरकत नज़र में ना आ रही हो, लेकिन इसके अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूसली जो है मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और मॉलिक्यूल एटम मोशन कर रहे हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो भी मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी मूव कर रही है। अब चार्ज
मूव कर रही है, तो चार्ज के अराउंड फील्ड है वो भी ऐसे मूव कर रही है। और इसी चार्ज की ऑसिलेशन की वजह से बन रही है इंफ्रारेड रेडिएशन। हमने पढ़ा था इस वाली वीडियो में, डिटेल में पढ़ा था कि जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कैसे बनती हैं। जब भी चार्ज ऑसिलेट होगी तो एक्सेलरेट भी होगी। तो जब भी चार्ज ऑसिलेट होती है और एक्सेलरेट होती है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, एटम्स मूव कर रहे हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पे चार्ज है, वो चार्ज भी ऐसे एक्सेलरेट हो रही है, ऑसिलेट हो रही है और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इंफ्रारेड रेडिएशन बनी। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है, बन रही है। और क्यों बन रही है? थर्मल एजिटेशन की वजह से। थर्मल एजिटेशन क्या होती है? ये जो मैटर के अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन है, उस मोशन को कहा जाता है थर्मल एजिटेशन। थर्मल ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मोशन होती है ये उसके टेम्परेचर की वजह से होती है। अगर इसके एटम और मॉलिक्यूल में जो मोशन हो रही है वो स्पेन के टेम्परेचर की वजह से हो रही है। इस टेम्परेचर पे हर चीज जो है, हर जो मैटर है उसके एटम और मॉलिक्यूल मूव करें और उनसे निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशन। पर अगर ये टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाए, 800 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, तो फिर इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं निकलती, फिर निकलती है विजिबल लाइट। जैसे कि माचिस की तीली, पहले तो माचिस की तीली से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रहे हैं लेकिन वो नजर में नहीं आ रही, पर हम जब उसको जलाएंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा और उससे निकलेंगी विजिबल लाइट। यही रीजन है कि जो भी चीज जलती है तो उससे विजिबल लाइट निकलती है। उसके अलावा हर वो चीज जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है उस चीज के एटम और मॉलिक्यूल में होगी थर्मल एजिटेशन। अब मैं कैसे आपको समझाऊं कि 0 केल्विन कितना लो टेम्परेचर। 0 केल्विन इतना लो टेम्परेचर कि आज तक ऐसा टेम्परेचर कभी हुआ ही नहीं है। ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, कॉन्सेप्ट दिया गया है। इस 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। और इस 0 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 जीरो टेम्परेचर पे पानी जम जाता है, इतनी ठंड होती है। तो ये तो माइनस में है, 0 के बाद -1, -2, -3, -50, -100, -200, फिर ये तो -273 डिग्री सेल्सियस है। इतना लो टेम्परेचर कि आज तक ये कभी हुआ ही नहीं। ठीक है। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है -273 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर आज तक कभी हुआ नहीं। अगर होगा तो एटम और मॉलिक्यूल की जो भी मोशन है, जितनी मोशन है वो सीज हो जाएगी, वो बिल्कुल ही मोशन नहीं करेंगे तो उनसे इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं निकलेंगे। इस वक्त हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उन सब से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है। मुझसे निकल रही है, मोबाइल से निकल रही है, माइक से निकल रही है, और ये जितनी भी दीवारें हैं सबसे इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है उनके टेम्परेचर की वजह से। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन की वजह से ये इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही होती है। थर्मल एजिटेशन क्या होता है? ये एटम और मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है इसको थर्मल एजिटेशन कहा जाता है। तो पहला तरीका हो गया प्रोडक्शन का ये कि हर वो चीज जो हमारे आसपास है उससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है थर्मल एजिटेशन की वजह से। और अच्छा, प्रिंसिपल वही सेम है, चार्ज का ऑसिलेट होना। थर्मल एजिटेशन की वजह से चार्ज ऑसिलेट हो रही है एटम और मॉलिक्यूल में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अच्छा, एक और बात, जो जितनी भी चीजें जल रही होती हैं, अगर लकड़ी जल रही है या माचिस की तीली जल रही है या गैस जल रही है, इन सबसे विजिबल लाइट इसलिए निकल रही होती है क्योंकि इनका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस हाई हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल की मोशन ज्यादा होगी, यानी थर्मल एजिटेशन बहुत ज्यादा होगी। और ज्यादा थर्मल एजिटेशन होगी तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, और वो एनर्जी वो विजिबल लाइट की फॉर्म में निकलेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में नहीं निकलेगी। 800 से कम होगा तो इंफ्रारेड, 800 से ज्यादा होगा तो विजिबल लाइट, प्लस में इंफ्रारेड भी निकल सकती है। तो आग जो होती है, आग से रोशनी भी निकल रही होती है, आग से हीट, गर्मी भी हमें मिल रही होती है। वो क्योंकि आग से विजिबल लाइट भी निकल रही है, प्लस में आग से इंफ्रारेड रेडिएशन भी निकल रही होती है। मतलब हर वो चीज जो गर्म है, जिसके पास कोई टेम्परेचर है, तो उससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेंगी। फिर जब वो दूसरी चीज को लगेंगी
तो दूसरी चीज़ इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से वो भी गर्म हो जाएगी। यही रीज़न है कि आग आग के जब हम पास जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। और जो बिजली का बल्ब है वो भी गर्म होता है। अगर आप उसको टच करके देखें तो वो गर्म होता है, क्योंकि उस बल्ब से विजिबल लाइट निकल रही होती है, प्लस में इंफ्रारेड रेडिएशन भी निकल रही होती है। और दूसरा जो मेथड है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझा है, जाके देख लीजिए। और मैं यहाँ पर फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये पूरा एटम का जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस पाथ को, उस रास्ते को, इलेक्ट्रॉन के रास्ते को कहते हैं शेल या एनर्जी लेवल। हर शेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। इसके पास अपनी एनर्जी, इसके पास अपनी एनर्जी, एक फिक्स एनर्जी है। और ये इलेक्ट्रॉन जो इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है वो इसलिए ही कर रहा है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इस शेल की एनर्जी इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा या कम हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व नहीं कर सकता। पहला शेल इसकी एनर्जी लो होगी, दूसरे शेल की एनर्जी उससे हाई होगी, तीसरे शेल की एनर्जी उससे भी हाई होगी, चौथे शेल की उससे भी हाई होगी। यानी जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में रिवॉल्व करना है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इस शेल में वो रिवॉल्व कर सके, नहीं तो वो नहीं कर सकता। फर्ज करें किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, बाहर से किसी भी तरीके से एनर्जी आई और इसने उसको एब्जॉर्ब किया। अब एनर्जी इसकी ज़्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस शेल में रिवॉल्व करता है जिसमें शेल की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ये ऊपर वाले शेल में जंप करेगा, क्योंकि ऊपर वाले शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जंप कर रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ऊपर वाले शेल में जंप किया, फिर थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी वो इमिट कर देगा, खारिज कर देगा एनर्जी। और खारिज करने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व नहीं कर सकता, इसकी एनर्जी लो हो गई है तो ये नीचे वाले शेल में जंप करेगा। इस चीज़ को भी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लो शेल से हाई शेल में जंप करना, या ऊपर वाले शेल से फिर नीचे वाले शेल में जंप करना। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में जंप करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है। वो जो एनर्जी होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कभी वो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंफ्रारेड हो सकती है, तो कभी विजिबल लाइट हो सकती है, तो कभी माइक्रोवेव हो सकती है, तो कभी अल्ट्रावायलेट वेव हो सकती है। डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। जिस हिसाब की जितनी एनर्जी होगी उतनी वैसी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट होगी, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर एनर्जी जो इमिट हो रही है वो कम है तो इंफ्रारेड या माइक्रोवेव होगी, क्योंकि इन दोनों इंफ्रारेड और माइक्रोवेव की एनर्जी होती है वो कम होती है, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट से कम होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में जंप करता है तो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन का जंप करना इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लास्ट में हम आते हैं यूजेस पे। वाह, और इस बार ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तीन बार वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। अब वीडियो चल रही है तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। लास्ट में हम आते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के यूजेस पे कि आखिर इनके यूजेस कौन कौन से हैं। तो यूजेस हैं, सबसे पहला जो यूज है रिमोट कंट्रोल। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं वो कहाँ पर यूज़ होती हैं? वो रिमोट कंट्रोल में यूज़ होती हैं। ये जितने भी रिमोट हैं, एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, फैन का रिमोट, इन सब में इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ हो रही थी। रिमोट के आगे एक एलईडी होती है, उनसे इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही होती है और टीवी के चैनल जो हैं चेंज हो रहे होते हैं। यहाँ पंखे की स्पीड
लो या हाई हो रहती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो मैसेज होता है डिजिट्स के फॉर्म में होता है। तो रिमोट कंट्रोल जितने उनमें इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ होती है। उसके अलावा हीटर में भी जो है, हीटर हमें कैसे गर्मी देता है, अगर जिसको पता नहीं हीटर क्या होता है मैं बता दूं। हीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं अपने कमरे को गर्म रखने के लिए या किसी और जगह को गर्म रखने के लिए। तो हीटर हमें गर्मी कैसे देता है, हीटर से निकल रही होती है इंफ्रारेड रेडिएशन जो हमें गर्म कर देती है, हमारा टेम्परेचर को हाई कर देती है। इंफ्रारेड रेडिएशन उस चीज़ से इमिट होती हैं जो चीज़ गर्म होती है, जिसके पास टेम्परेचर होता है, और जब वो किसी चीज़ को लगती हैं तो वो सामने वाली चीज़ भी गर्म हो जाती है। अब हीटर को हमने बिजली फ्राहम की, बिजली से वो गर्म हो गया, गर्म होने से वो इंफ्रारेड रेडिएशन निकालने लगा, इंफ्रारेड रेडिएशन मुझे लगी तो मैं भी क्या हो गया, गर्म हो गया। पूरा रूम हीटर की वजह से, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से गर्म हो गया। तो इंफ्रारेड रेडिएशन में भी जो है क्या यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इंफ्रारेड। अब इससे आगे जो है वो कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसका कुछ हिस्सा, कुछ क्लिप पड़ी हुई है और वो यहाँ से आगे की क्लिप है, तो ये मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, वो क्लिप इसमें लगा दूंगा, ऐड कर दूंगा। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्मल एजिटेशन, उस थर्मल एजिटेशन की वजह से, उन मोशन की वजह से उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही होती हैं। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन जब किसी और चीज़ पर लगती हैं, फर्ज करें मुझे लगी या किसी और चीज़ को लगी, तो उस चीज़ के एटम और मॉलिक्यूल भी मोशन करने लगेंगे, और इस मोशन की वजह से फिर उस चीज़ का जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाएगा और वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यही रीज़न है कि जब हीटर हम रूम में चलाते हैं तो हीटर से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही होती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन जब हमको लगती हैं तो हमारे एटम और मॉलिक्यूल्स भी मूव करने लगते हैं, मोशन उनकी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब हमारी मोशन इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारा टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, हमें भी गर्मी लगती है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल हो गया, हीटर हो गए। उसके अलावा थर्मल इमेजिंग कैमरास, थर्मल इमेजिंग कैमरास। अब ये मैं आपको समझा नहीं रहा, लेकिन थर्मल इमेजिंग कैमरा में भी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ होते हैं। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये है थर्मल इमेजिंग कैमरा। ठीक है, इनमें कौन सी वेव यूज़ हो रही है? वैसे तो आम कैमरा उनमें जो हम फ़ोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, वो लाइट की वजह से निकल रही होती है, लेकिन इन कैमरा में जो तस्वीर निकल रही होती है, इस किस्म की तस्वीर वो निकल रही होती है थर्मल इमेजिंग कैमराज, वो निकल रही होती है इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। और नंबर 4 यूज़ है नाइट विजन कैमराज। अच्छा, विजन की स्पेल, सॉरी, नाइट विजन कैमराज। ऐसे कैमराज होते हैं जो रात के वक्त यूज़ होते हैं, रात के वक्त लाइट नहीं होती तो आप देख नहीं सकते, तो इन कैमराज की वजह से, क्योंकि इनमें कौन सी वेव यूज़ हो रही है, इंफ्रारेड वेव, तो इनकी वजह से आप रात में भी देख सकते हैं। और ये जो कैमरा से तस्वीर ली गई है वो कौन सा कैमरा है? नाइट विजन कैमरा। क्लियर। नंबर 5 यूज़ है इसका थर्मोमीटर। अच्छा, ये जो है इंफ्रारेड रेडिएशन, ये थर्मोमीटर में भी यूज़ होती हैं। कौन सा थर्मोमीटर? थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से टेम्परेचर को मेयर किया जाता है। अब इस रूम का तो कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, वो मुझे कैसे पता चले? वो हम मेयर करते हैं थर्मोमीटर की मदद से। डॉक्टर के पास कभी न कभी गए होंगे, उसके पास वो होता है थर्मोमीटर, जिसकी वजह से वो बॉडी टेम्परेचर, जिस्म का टेम्परेचर मेयर करता है। अब थर्मोमीटर के तो बहुत ही किस्म होते हैं। सबसे पहले ये वाला जो है किस्म, ये वाला टाइप, इसमें इस थर्मोमीटर में भरा होता है मर्क्यूरी, इसको हम कहते हैं मर्क्यूरी फील्ड थर्मोमीटर। उसके अलावा ये वाला थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर है डिजिटल थर्मोमीटर, इसमें जो टेम्परेचर है वो डिजिट्स में, नंबर्स में लिख के आएगा, डिजिटल थर्मोमीटर। उसके बाद लास्ट में ये वाला थर्मोमीटर, जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इन थर्मोमीटर में यूज़ होती है इंफ्रारेड। और अच्छा, यहाँ पर आप लिख लें थर्मोमीटर नहीं,
इंफ्रारेड थर्मोमीटर लिख लें। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर में भी कौन सी चीज़ यूज़ होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। और ये सारे हो गए। लास्ट में जो आपके बुक में लिखा हुआ है इंट्रूडर अलार्म्स, इंट्रूडर अलार्म्स क्या होते हैं? अलार्म्स ऐसी चीज़ होती है, अच्छा कुछ लोग इसको अलार्म कहते हैं तो कुछ लोग इसको अलार्म कहते हैं। तो अलार्म ऐसी चीज़ होती है जिसको जो आपको अलर्ट करती है, जो आपको आगाह करती है कि अब ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है, और आप अलार्म सेट करते हैं। ये अलार्म्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंट्रूडर अलार्म्स, और इनमें यूज़ होती है इंफ्रारेड रेडिएशन। ये अलार्म किस चीज़ पे के काम आते हैं? ये काम आते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। फ़र्ज़ करें आप ऐसे बंदे हैं जिसको किसी चीज़ का ख़तरा है, तो आप अपने घर में ये अलार्म्स लगाएंगे, यहाँ बाहर अलार्म्स लगाएंगे। अगर कोई बंदा, कोई इंसान आपकी तरफ आता है, लाजमी बात है उसकी बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही होगी, तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन का जो पैटर्न है ना, जब वो मूव कर रहा होगा, पहले पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा, फिर जब वो मूव कर रहा होगा तो ये पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो रहा होगा, तब्दीली आ रही होगी, और इस तब्दीली को ये अलार्म सेंस कर लेंगे, और फिर ये अलार्म बजने लगेंगे कि जो बाहर से कोई दूसरा बंदा आ रहा है। और ये अलार्म्स कोई आम बंदे के पास तो नहीं होंगे, कोई ऐसा जो जिसकी ऐसी पहुंच हो, इस लेवल का हो, जो अमीर हो। उसके अलावा ये मिलिट्री वाले भी ये अलार्म्स यूज़ करते हैं, जो मिलिट्री के बंदे होते हैं वो इंट्रूडर अलार्म्स को यूज़ करते हैं। तो ये सारे इतने सारे यूजेस हैं, किस चीज़ के ये सारे यूजेस हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन के सब में यूज़ होता है। मेन जो यूज़ है इनका इंफ्रारेड रेडिएशन का, वो हीटिंग होता है, हीटर्स में यूज़ होती हैं, और बाकी जितने भी हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो भी समझाया समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो जो चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ लें।